नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और ये PCS जे का टेस्ट पेपर दूसरा है और यह जुडिशियल स्टडी सेंटर के द्वारा इलाहाबाद के द्वारा बनाया गया, यानी कि राय सर की कोचिंग के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। तो यह कथन किसका है? तो वह जेरोम फ्रोइंग का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी। यह कथन है, तो यह कथन है लॉर्ड, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर है लॉर्ड लायड ऑफ हेम्स्टीड का। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है 3 नंबर में कि स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया था। तो कौन से वो 2 भाग थे? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में। यह स्टेमलर का विचार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकास के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है यहाँ पर ऑप्शन बी। और इसको हम देख लेंगे। क्रमबद्ध चरण जो इनके हैं मेन के, माफ़ कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 हो जाएगा, शासक द्वारा दैवी प्रेरणाओं से बनाई गई विधि। फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 रूढ़ी विधि, रूढ़िगत विधि। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 4 पुजारियों के पास विधि का ज्ञान। और उसके बाद 3 उसका संहिताकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक हित का सिद्धांत दंड का सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, कोशिश करेंगे हम लोग इसको मिलाने की। और जो 6 का सही आंसर है वो है यहाँ पर सी है। तो चलिए मिलाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मिल सकता है ये। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यानी सर हेनरी मेन ऐतिहासिक विचारधारा के प्रणेता थे। ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पर बी का 1 ग्रेसियस नैतिक विचारधारा। और उसके बाद है कि सी का 2 बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा। और यहाँ पर बचा O.W. होम्स, तो यथार्थवादी विचारधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेडरिक कार्ल वॉन सेवनी ने संप्रेषित किया है। तो साथ में इन्होंने क्या संप्रेषित किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी 1, 2 और 4। यानी कि विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान। और उसके बाद है रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए। और उसके बाद है रूढ़ि विधायन से वरी होती है। यानी कि यह जो रूढ़ि विधायन से महत्वपूर्ण नहीं होती, यह इनका कथन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि सामंड के अनुसार उत्तम विधायन से अभिप्रेत है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा निर्मित विधि सामंड के अनुसार विधायन से अभिप्रेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 9 नंबर में कि लोक सेवा आयोग के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है, कारण लोक सेवा आयोग एक विधिक व्यक्ति है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। इसको देखेंगे जरा सा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो चलिए हम देख लेंगे। लेख है और उसके पुस्तक हैं, तो लेखक और उनके पुस्तकों को हम मिलाएंगे। तो 10 नंबर का जो सही आंसर है वह है यहाँ पर डी। तो इसको हम मिला लेंगे। तो ए का हो जाएगा 4, ए एम होकार्टा। तो ए का 4 हो जाए किंग एंड काउंसलर्स, ऑप्शन। और उसके बाद है B3 J.M. लाइटवुड द नेचर ऑफ पॉजिटिवी। और उसके बाद है यहाँ पर C2 K.R. पोपर द, यहाँ पर ये कटा हुआ है तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है। चलिए C का हो जाएगा 2 और यहाँ पर D का हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा W.T. स्टेट द फिलॉसफी ऑफ हीगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सही से नहीं हो पाया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि साम्यपूर्ण स्वामित्व सर्वदा विधिक स्वामित्व के अस्तित्व का पुनर्वानुमान करता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब ए द्वारा सी के हित के लिए बी को संपत्ति दी जाती है, ए तो बी विधिक स्वामी तथा सी साम्यपूर्ण स्वामी हो जाता है। 3 में कह रहा है कि बहुत सी स्थितियों में साम्य स्वामित्व को मान्यता देती है, जबकि विधि कतिपय दोष या कमी के कारण स्वामित्व को मान्यता नहीं देता। समाश्रित स्वामित्व स्पेस एक्सेस सक्सेसनीज है। तो यहाँ पर जो कूट हैं वह देख लेंगे कौन से यहाँ पर सही है। यह क्वेश्चन नंबर है आपका 11। और 11 का जो यहाँ पर सही आंसर है वह केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक कथन दिया है कि स्वामित्व न केवल एक विधिक संप्रत्यय है अपितु एक सामाजिक संप्रत्यय एवं सामाजिक नीति का उपकरण भी है। कारण अंतरण का अधिकार स्वामित्व का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। तो यहाँ पर 12 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ए, आर दोनों सही है, बट आर, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 13 में यहाँ पर एक फिर से एक सूची को दूसरी सूची से मिलाने का है। तो चलिए एक सूची को देख लेंगे, ये यहाँ पर मिला सकते हैं हम लोग इसको। तो सिद्धांत दिया है और यहाँ पर विधि वेत्ता दिया हुआ है। तो 13 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो A3 है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, तो रूसो का है। और उसके बाद है B4 सामान्य भलाई के रूप में न्यास, तो फिनिक्स। और उसके बाद है C2 सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में विधि, इहरिंग। और ग्रांडनम का सिद्धांत तो वो हो जाएगा केल्सन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको याद जरूर रखिएगा। यहाँ पर एक सूची दी है और दूसरी सूची को मिलाना है, यानी कि कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक। तो चलिए इसको भी हम लोग मिला लेंगे। तो जो इसका सही आंसर है 14 का वह हो जाएगा यहाँ पर सी, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर A3 है यानी कि एलिमेंट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो उसके हैं T.A. फ्राइडमैन, A3 हो जाएगा। उसके बाद है B1 द नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, तो BN कार्डोजा ऐसा करके याद कर लें। और फिर C का हो जाएगा यहाँ पर 4 डायलेमास ऑफ लॉ इन द वेलफेयर स्टेट, तो C का हो गया यहाँ पर 4 LM फ्राइडमैन। और यहाँ पर हो गया आपका D का द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, तो HL हार्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ HL हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथन और उसके लेखक दिए हैं हमें, और यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ए। और आप इसको आप देख लीजिए। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय विधि यथा तथ्य विधि नहीं परंतु सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है, तो इसको कहा था जॉन ऑस्टिन ने। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत विधि को स्वचालित रूप में लोक विधि का भाग समझा जाता है, तो विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा था ये बात। फिर नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा की मौजूदगी में लिए ओपिनो जूरियस साइवन नेसेसिटेटिस पूर्ववर्ती शर्त नहीं है, तो ये कहा था माइकल एकहार्ट ने। फिर महासभा के प्रस्ताव मान्यता उनके पालन के कानूनी दायित्व तो नहीं सृजित करते, परंतु वहाँ प्रस्ताव शासी राष्ट्र की कार्रवाई की विशिष्ट दिशा बताता है जो कुछ कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है। तो यह किया था हर्ष लाटेरस पास ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सारे सुमेलित थे। और 16 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह अपेक्षित है कि संगठन और उसके सदस्य चार्टर में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करें। ऐसा सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सही कौन सा नहीं है? तो 16 का यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं है, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 कह रहा है कि निम्नांकित अंतर्राष्ट्रीय लिखतों को उन्हें अपनाने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए था, नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर बताइए। तो 17 का यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, माफ़ कीजिएगा 17 का हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे हम इसको। तो 1 2 4 3, तो पहले आएगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर अपनाया गया, फिर मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नस्ली भेदभाव का उन्मूलन अधिसमय, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सिविल एवं राजनीतिक सुरक्षा प्रस्विंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 18 में भी एक सूची दी हुई है और इस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो थोड़ा इसको छोटा करके देख लेंगे हम लोग। तो 18 नंबर कह रहा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो जो इसका सही आंसर होगा वह है ए। और यहाँ पर सारे ऑप्शन मिले हुए हैं, तो एक बार देख लेंगे। उत्तर समुद्रिक महाद्वीपीय सेल्फ केस तो 1969 में, कर्फ्यू चैनल केस 1949 में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी केस अफ्रीका का केस तो 1955, और भारतीय प्रदेशों पर से यात्रा का अधिकार तो 1960। यह सारे सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर कह रहा है दो अथवा अधिक संप्रभुता संपन्न राज्यों के बीच हुई संधि उनके बीच हुई संविदा है। यह टैपलमैन ने किस वाद में
कहा था। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वह कहा था आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर मैकलेन वाटसन बनाम वाणिज्य एवं व्यापार विभाग के वाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 20 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रायः परिवर्तनीय नहीं है, कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्यों द्वारा प्रायः व्रहत किया जाता है। तो 20 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, ए, आर दोनों सही हैं, पर आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक फिर से सूची दी हुई है और इसको देख लेंगे हम लोग, और इस सूची को आप लोग देख लीजिएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। जो 21 का सही आंसर है वह है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, परसों आपका एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संयुक्त राष्ट्र के किस मूल सदस्य का 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, अतः वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर नहीं कर सका? तो आप सब जानते हैं यह पोलैंड था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान सुनिश्चित करता है? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 4 किसी राज्य के प्रवेश की समीक्षा करता है। और यहाँ पर 24 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन किया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का बजट महासभा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 25 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद किसी राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकती है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42 में सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए 26 कह रहा है कि सिद्धांततः संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ नहीं रह सकते, कारण सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य जो मतदान में भाग नहीं लेता तटस्थ रह सकता है। तो 26 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद गठित है, तो कितने सदस्य हैं इसमें? 27 का हो जाएगा सी, 54 सदस्य हैं सामाजिक तथा आर्थिक परिषद में। चलिए 28 नंबर देखेंगे। लिखा है कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 28 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 38 की उपधारा एक की उपधारा सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो 29 का जो सही आंसर होगा वह 26 नवंबर 1949 को, और कल मैंने बताया था कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है और 9 दिसंबर को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संस्कृत भाषा को एक विषय के रूप में लागू करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना? तो ऑप्शन हो जाएगा संतोष कुमार बनाम सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं, का प्रावधान है? तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोफेसर केसी हेयर का यह कथन है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर 32 का हो जाएगा अनुच्छेद ए, माफ़ कीजिएगा 32 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई। तो 33 का डी हो जाएगा विजय कुमार मोहंती बनाम जादूवाद के वाद में, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी, किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद स्वीकार करना। यहाँ अनुच्छेद 18 के तहत यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपाधियों का अंत। 35 नंबर का देख लेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है सी। तो ए का हो जाएगा 2। यहाँ पर ए देख लेंगे, एक मिनट। विदेश यात्रा का अधिकार, तो आप जानते हैं मेनका गांधी के वाद में, तो ए का 2। और उसके बाद B4 बंदी का अधिकार, सुनील बत्रा का वाद। फिर हो जाएगा यहाँ पर
C3 मृत्युदंड, बेचन सिंह वाद और सरकार का दायित्व, तो यहाँ पर हो जाएगा भीम सिंह का वाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? तो 36 का आप जानते हैं ऑप्शन ए होगा। 39 के ए में मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है और यह DPSP में लिखा हुआ है। 37 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपने आप में एक पृथक वर्ग गठन करता है या कथन किया गया। तो 37 में किया गया ऑप्शन डी, PV शास्त्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोहरे खतरे के विरुद्ध अधिकार की गारंटी निम्नलिखित के अंतर्गत की जाती है। तो 39 का हो जाएगा यहाँ पर सी, अनुच्छेद 20 की उपधारा 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि लोक कार्यालय को हथियाने के विरुद्ध निम्न में से कौन सी रिट किया जा सकता है? तो आप जानते हैं अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी, 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लिखा है कि 41 में अनुच्छेद 16(4) जो राज्य को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसके द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भारतीय संविधान का 77वां संशोधन, यानी कि 77वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 42 का जो सही ऑप्शन है वो देख लेंगे, वह है डी, 12 माह तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यायालयों ने निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है? तो यहाँ पर 43 का हो जाएगा सी, पूजा का अधिकार स्थावर संपत्ति नहीं है। कौन सा अनुयोज्य दावा है? तो 44 का यहाँ पर हो जाएगा डी, ये सभी अनुयोज्य दावे हैं। बकाया किराए का दावा, भविष्य निधि भागीदारी में भाग का दावा, यह अनुयोज्य दावा है। लिखा है कि निम्न में से क्या कार्रवाई योग्य दावा नहीं है? तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी, दावेदार के कब्जे में रहने वाली चल संपत्ति का लाभकारी हित कार्रवाई योग्य दावा नहीं है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? तो यहाँ पर 46 का हो जाएगा बी, धारा 9 मौखिक अंतरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 47 का देख लेंगे कौन सा कथन गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि यह वाला कथन गलत है। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही परिवर्तित होगा। चलिए यह कथन गलत है। किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है? तो 48 का यहाँ पर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का, यानी कि इसको देख लेंगे। लोक पद का अंतरण नहीं हो सकता, केवल उत्तराधिकार में पाने की संभावना का नहीं हो सकता, केवल पुनः प्रवेश के अधिकार का, तो इन सब का अंतरण नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि यदि किसी मामले में विधि ने स्पष्टतया लिखित में नहीं मांगा है तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे किया जा सकता है? तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन होगा डी, धारा 9 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि संपत्ति अंतरण 50 में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो इसका होगा जन्म लेने पर ही, जन्म होने पर, यानी अनबॉर्न जैसे ही जन्म लेता है उसका हित, यानी कि वह संपत्ति में अपना हित अर्जित कर लेगा। चलिए, आ ने अपना कमरा 100 रुपये मासिक किराए पर दे रखा है जो महीने की अंतिम तारीख को देय होती है। आ उस मकान को बा को 15 जून को बेच देता है। 30 जून को किसे कितना किराया मिलेगा? तो यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आ को 50 रुपये एवं बा को 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन विक्रय अंतरण होता है। तो 52 में स्वामित्व का, विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है। आप देख लीजिए, विक्रय में काहे का होता है, बट्टा में काहे का होता है और पट्टे में काहे का होता है।
और इस तरह से आप जितने भी अंतरण जितने भी तरह के होते हैं उसको देख लीजिए कि किस में किस चीज़ का अंतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत भोग बंधक की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं। तो 53 में देख लेंगे भोग बंधक की कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी सुसंगत, माफ़ कीजिएगा, हाँ उपयुक्त सभी सुसंगत हैं। तो 53 में हम एक बार पढ़ लेंगे। बंधककर्ता पर कोई व्यक्ति उत्तरदायित्व नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, बंधकदार पूर्ण या भाग में किराया लाभ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 54 में देख लेंगे कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण वाद किस विषय से संबंधित हैं। तो गोपाल बनाम पुरुषोत्तम, सेंटले बनाम वाइल्ड, केदार लाल बनाम हीरालाल, अली हुसैन बनाम नीला कंदन। तो 54 का जो यहाँ पर हो जाएगा वह बंधक से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अचल संपत्ति है जिसे नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 55 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वह होगा बी। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, अचल संपत्ति, मोचलन करने का अधिकार, एक झोपड़ी और बंधक ऋण अचल संपत्ति पर भारित भारण पोषण यह अचल संपत्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पट्टा जो अवधि के बारे में चुप है किंतु पट्टेदार उसका कब्जा ले लेता है, तो इस तरह के पट्टे को कहते हैं। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी, शाश्वता की किराएदारी या अभिदारी, ऑप्शन सी। और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने यूट्यूब पर डबल स्पीड लगा के देखें जिससे आपकी समय की बचत होने पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकारित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इनकार या मना किया जाता है कहलाते हैं। तो 57 का हो जाएगा डी, विवादक तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है। तो 58 का हो जाएगा ए, टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि। तो 59 का हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही हैं। यदि वे उसी समय घटित हों, वे अलग अलग समय पर घटित हुए हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोटो के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की पहचान। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 20 साक्ष्य में स्वीकार है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 61 नंबर कह रहा है कि स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले बंधनकारी हैं जहाँ की वे संबंधित हैं। तो 61 का हो जाएगा तथ्य से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने, सी हो जाएगा, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मैं इसका आंसर बता दूंगा 63 का, और 63 का जो सही आंसर है वह है यहाँ पर डी। आप इस सूची को पॉज करके मिला के आप देख सकते हैं। 64 कह रहा है कि का कहता है कि खां ने बताया कि आ ने बा का कत्ल किया है। तो यह होगा, तो 64 का हो जाएगा अनुश्रुत साक्ष्य, ऑप्शन सी। 65 में देखेंगे एक रजिस्ट्रीकृत विल का निष्पादन सिद्ध करने के लिए। तो 65 का हो जाएगा अभी कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक है, कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आने की बाकी हत्या की आप पर हत्या का आरोप है, इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा। तो 66 का हो जाएगा ए, राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और इसका ऑप्शन जो है वह है सी सही। तो चलिए देखते हैं। एक अफोर सिद्ध करने का भार धारा 101 में है। चलिए ठीक है। फिर B3 सिद्ध करने के भार किसके ऊपर हैं। तो B का 3 हो जाएगा, धारा 102 में दिया है। फिर C2 हो जाएगा विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार, तो धारा 103 में। ज्ञान न होने वाले तथ्य को साबित करने का भार, तो धारा 106 में डी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
लिखा है दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा किया जा सकता है? तो 68 का हो जाएगा सी 113 के खा के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है बोलने में असमर्थ गवाह यदि न्यायालय में बयान लिखित में देता है उस स्थिति में उसका साक्ष्य समझा जाएगा। तो 69 का ए मौखिक साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 70 में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धाराओं के अंतर्गत सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा? तो 70 का हो जाएगा डी धारा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी ऐसी संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें व्यक्ति द्वारा करने लेने पर वे चोरी का अपराध नहीं मानी जाएंगी? तो 71 का हो जाएगा सी चालू बिजली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक कथन दिया है और उसका कारण दिया है। विश्वास के आपराधिक भंग के किसी व्यक्ति द्वारा विश्वास ढंग से धारित संपत्ति का परिवर्तन होता है। कारण है कि किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासमय ढंग से धारित संपत्ति को परिवर्तित करने का अधिकार उसे होता है। तो 72 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर ए दोनों सही, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है सामान्य उद्देश्य के सिद्धांत लागू किए जाने के दो पहलू हैं। एक प्रयोजन यह है कि उद्देश्य संभाव्यता की उच्चतम कोटि द्योतित करता है, जबकि दूसरा प्रयोजन यह है कि, तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन हो जाएगा एक किसी किया गया कृत व्यक्तियों के जमाव के समान उद्देश्य के तुरंत संबंध हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 74 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में आत्मरक्षा का उपाय किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए बल का समानुपाती समझा जाता है? तो 74 का जहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है आशंका, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो चलिए इसको मिला लेंगे हम लोग। और ये 75 नंबर क्वेश्चन है और जो इसका सही आंसर हम देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी ए का 4 दुराचार और सांविधिक अपराध तो स्वीट बनाम पार्सले। फिर B3 तो दुर्घटना जागेश्वर बनाम एम्परर। C2 चित्त विकृति आर बनाम आर्नोल्ड। और दुष्प्रेरणा क्वीन बनाम मोहित। यह दुष्प्रेरणा से संबंधित वाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 76 में कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो 76 का आप जानते हैं पदस्थापना पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक नहीं, बाकी आप इसको देख लीजिए कि सारे लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। 77 कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? तो 77 का जहाँ पर ऑप्शन होगा ए कोई अपराध नहीं, या माफ़ कीजिएगा कोई दंड नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 78 नंबर क्वेश्चन में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो चलिए हम लोग इसको मिला लेंगे। और यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है बी। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 3 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। तो ए का यहाँ पर क्या सही है 3। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 77 के तहत। फिर बी का 4 हो जाएगा विधि कार्य करते हुए दुर्घटना, भारतीय दंड संहिता की धारा 80। सी का 1 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, संहिता की धारा 82। और यहाँ पर बचा क्या, विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य, तो यहाँ पर हो भारतीय दंड संहिता की धारा 8, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 79 में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है? तो 79 का हो जाएगा धारा 103, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का के द्वारा खा को गा की हत्या के लिए उकसाया जाता है, जो ऐसा करने से इनकार कर देता है का दोषी है, तो किस अपराध के लिए दोषी है? तो 80 का हो जाएगा बी हत्या कारित करने की दुष्प्रेरणा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता का कौन सा उपबंध जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है? तो 81 का ए धारा 277 जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ 82 में, एक मनुष्य द्वारा मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है, कारण मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। तो 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आ ने एक रिवॉल्वर उठाई और बा को जान से मार देने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं थी और बा को कोई नुकसान नहीं हुआ। आ ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा 83 का, वह होगा हत्या का प्रयत्न, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि बा की कब्जाधीन संपत्ति पर आ चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने बा द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर बा को उपहत करने के लिए अपने पास रखा था। आ द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो 84 का हो जाएगा धारा 382, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिविल प्रक्रिया के उपबंध, तो 85 का हो जाएगा डी। रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और यह क्वेश्चन नंबर है आपका 86। तो चलिए हम लोग मिला लेंगे और 86 का जो सही आंसर है यहाँ पर वह है ए। तो चलिए हम लोग मिलाएंगे। A2 कैविएट दाखिल करने का अधिकार, धारा 148 का। B1 प्रत्यस्थापना, धारा 144। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, धारा 151। और दीवानी प्रकृति के बाद तो धारा 9 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कथन असत्य है? विधिक प्रतिनिधि, धारा 70। यहाँ पर 87 का हम सीधे आंसर ही देख लेंगे। विचाराधीनवाद, धारा 11 में यह असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 का संबंध है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 88 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका डी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर फिर से एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और इस तरह की PDF में थोड़ा मिलाना दुरासाय हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका। अब हम इसका ऑप्शन ही बता देते हैं, आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 प्रावधान करती है। तो यहाँ पर जो 90 का सही आंसर है वह है ए, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का, ऑप्शन ए 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वाद में कपट, मिथ्या व्यापदेशन अथवा भूल द्वारा किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त करके पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ तथा पक्षकारों की सहमति से अज्ञप्ति पारित की गई है, तब पीड़ित पक्षकार ऐसी अज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प को चुन सकता है? तो यहाँ 91 का हो जाएगा अपील द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि धारा 151 प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित आदेश, तो क्या होगा 92 का, यहाँ पर हो जाएगा पुनरीक्षण योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4 नियम 1 उपनियम 1 के अनुसार वाद तब संस्थित होता है जब, तो यहाँ पर 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। एक वाद पत्र 2 प्रतियों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अभिवचन को संशोधित किया जा सकता है, तो 94 का हो जाएगा DABC के समक्ष, ऑप्शन डी। अपीली न्यायालय के समक्ष, विचारण न्यायालय के समक्ष, द्वितीय अपीली न्यायालय के समक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है, तो 95 का ऑप्शन ए होगा आदेश 7 के नियम 11 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखित करने के नियुक्त कमिश्नर ने, यह यहाँ पर 18 हो जाएगा, नहीं कर सकता, तो 96 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई आक्षेप का निर्णय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ 2 या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा नहीं रहता है, किंतु मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, तब, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा 97 का, वह होगा बी, दावा केवल मृत प्रतिवादी के विरुद्ध उपशमित हो जाता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत अंतराभिवाची वाद प्रस्तुत करने का प्रावधान है? तो 98 का हो जाएगा बी, आदेश 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत व अद्वितीय विशेषता निम्न में से किसे कहा जा सकता है? तो 99 का ऑप्शन ए यहाँ पर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीड़ित शब्द को परिभाषित निम्नलिखित में से कहाँ परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर परिभाषित किया गया है 100 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वह होगा बी, धारा 2WA में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के पा के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत तथा उसमें शामिल है। तो 101 का जो सही आंसर है वह है सी, ए और बी दोनों। तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे। धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति, लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति। चलिए 102 देख लेंगे। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। तो 102 का हो जाएगा सी, 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना जो किसी राशि तक का हो सकेगा या दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीआरपीसी की किस धारा के तहत जो व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बचा रहा होता है तो उसे फरार घोषित किया जा सकता है? तो 103 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, धारा 82 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वह कौन सी अधिकतम अवधि जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है? 104 का ऑप्शन ए, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गलत उत्तर इंगित कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया गया जा सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है और यह इनकार करता है। तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी पत्नी के चाहे वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस अपदूषण को हटाने के लिए कौन सा सक्षम है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, जिला मजिस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सा धारा यह उपबंध करती है किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? तो 107 का यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है यहाँ पर ऑप्शन सी, धारा 162। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 108 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होती है तो दंडिक न्यायालय जारी कर सकता है। तो 108 का जो सही आंसर है वह अनुरोध पत्र, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। 109 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 172 में पुलिस डायरी का उपयोग निम्न में से किस बात हेतु किया जा सकता है? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदेबाजी का अभिभाग करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसने किया हो? तो 110 का हो जाएगा यहाँ पर सी, चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन किसमें संविदा नहीं है? तो 111 का हम सीधे आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि यह जीवित व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए संविदा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है। तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विधिक संबंध स्थापित करने के आशय का, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सही है? तो 113 का ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पर। तो 113 का यहाँ पर सी सही है। प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति वाद ला सकता है यदि वह संविदा के लिए पक्षकार है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी गई है 114 में और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसको हम देख लेंगे और इसको कोशिश करेंगे मिलाने की। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए का हो जाएगा, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी है सही। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 2, मैग्रेगर बनाम मैग्रेगर, तो संविदा का आशय। फिर B1 बिक्स बनाम टाइबाल्ड, सामान्य प्रस्ताव। फिर C4 हेडरसन बनाम स्टीवेंस, युक्तियुक्तता सूचना, युक्तियुक्त सूचना। और क्यूरी बनाम मीसा, तो यहाँ पर प्रतिफल हो जाएगा। तो यह वाद इनसे संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अवयस्क की संविदा शून्य होती है। 115 में अवयस्क के हित में किया गया बंधक उसके द्वारा परिवर्तनीय है। तो 115 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। ए आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र सम्मति के बिना किया गया करार होता है। तो 116 का हो जाएगा डी, या तो शून्य या शून्य करनी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या सही है। तो 20 में लिखा है, 117 में लिखा है क्या सही है। का, खा और गा अपने द्वारा कपट से अर्जित किए या किए जाने वाले अभिलाभों के आपस में विभाजन के लिए करार करते हैं। तो 117 का हो जाएगा करार शून्य है, क्योंकि उद्देश्य विधि विरुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 118 में नीचे लिखे गई मद को इंगित कीजिए बिना किसी प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है यदि। तो 118 का डी होगा उपयुक्त में से सभी। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। करार लिखित और पंजीकृत हो, करार के पक्षकार निकट के संबंधी हो, करार नैसर्गिक प्रेम व स्नेह के कारण किया गया हो। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन करार शून्य है। तो 119 का देख लेंगे। 119 का यहाँ पर जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी होगा। बा की थैली आ पड़ी हुई पाता है और उसे उसको दे देता है, आ को 12 रुपये देने का वचन देता है। तो यह करार शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होचेस्टर बनाम डी ला टूर का वाद संबंधित है। तो 120 का ए हो जाएगा पूर्वकालिक संविदा भंग से, ऑप्शन ए। चलिए एक यहाँ पर 121 देखेंगे और यहाँ पर हम इस सूची को मिला लेंगे और यह सूची आई थिंक सबको आती होगी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। आप इसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक 122 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि समवर्ती सूची के किसी भी मामले पर राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती कानून से असंगत होते हुए भी उसका स्थान लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कारण देखेंगे। संसद समवर्ती सूची में किसी भी मामले पर कानून बना सकती है जो राज्य के किसी भी असंगत कानून का होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वह है 122 का सी। ए असत्य है लेकिन आर, यहाँ पर दोनों असत्य हैं, यहाँ आर सत्य है। इंग्लिश में लिखा है कि ए सत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी एक कथन और कारण दिया। भारत के राष्ट्रपति को विधि के प्रश्न अथवा उत्पन्न हो सकने वाले तथ्य जिसकी प्रति लोक महत्व की हो के बारे में भारत के उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने का अधिकार है। कारण भारत के संविधान ने राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करे। तो यहाँ पर जो हम देख लेंगे इसका जो सही आंसर है 123 का वह हो जाएगा सी। यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर एक लिस्ट दी है 124 में और उसको हमको दूसरी लिस्ट से या दूसरी सूची से मिलाना है। तो 124 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी। आप इसको देख के मिला लीजिएगा बड़ा करके। चलिए यहाँ पर फिर एक सूची दी गई है और इसको कोशिश करेंगे, यह भी हम लोग नहीं मिला पाएंगे। तो 125 का जो सही आंसर है वह है आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि सिर्फ नियमों का एक समुच्चय नहीं बल्कि यह विपरीत हितों में सामंजस्य बिठाने की एक पद्धति या तकनीक है, यह कथन है। तो 126 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रॉस्को पाउंड का है कथन, ऑप्शन सी। चलिए एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और इस तरह के क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाता है मिलाना। 127 का हम सीधे आंसर देखेंगे और 127 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हिंदी में पढ़ लेंगे। विधि के स्रोत के रूप में किसी प्रथा के वैध और प्रचलन में होने के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्यता पूरी करना आवश्यक नहीं है। तो 128 का डी हो जाएगा सतत रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया हो सकता है। फिर से एक सूची दी गई है और यह 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 में, निम्न में से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है, सही उत्तर दें। तो 130 का हो जाएगा बी, सीमा पारी में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संबंधी समझौता। इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे, कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन बाउंड्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 131 का बी हो जाएगा, ओजोन की परत के संरक्षण से। चलिए 132 नंबर देखेंगे, लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रधान संप्रभुता के अनुप्रयोग का अच्छा उदाहरण स्वपरिसीमन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का अनुपालन इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्तियों में कटौती की है। यह सिद्धांत राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो 132 का यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, एंटिलोटी एंड ट्रिपल, दोनों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत अधीनता राष्ट्रीयता के अधिग्रहण का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्टॉक बनाम द पब्लिक ट्रस्टी दोहरी राष्ट्रीयता से जुड़ा एक मामला है। फिर लिखा है कि अनुच्छेद 3 से 6 विवाहित स्त्रियों को दोहरी राष्ट्रीयता की समस्या सुलझाने के प्रावधान है। फिर फोर्थ में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विलगाव राष्ट्रीयता की समाप्ति का एक तरीका है। तो 133 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वह है सी, यह सब गलत हैं। 2, 3, 4 यह सब गलत हैं। चलिए, एक सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो, तो 134 का हो जाएगा जहाँ पर सही आंसर यहाँ पर सी, सामान्य जनों को दिया जाता है एवं किसी के भी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, ऑप्शन सी होगा। चलिए, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करता है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा चयनित कर दिया जाएगा, तब उसे कहा जाता है। तो 135 का भी उपनिधान कहा जाता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिनियम 1972 की धारा 230 के अंतर्गत तत्प्रतिकूल संविदा के अस्तित्व की उपधारणा निम्नलिखित में से किस दशा में नहीं की जाएगी? तो 136 का ऑप्शन बी, जहां कि मालिक अपने अभिकर्ता का नाम प्रकट नहीं करता है। चलिए 137 देख लेंगे हम लोग, खा के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन का देता है और का को खा 1000 रुपये का वचन देने का वचन देता है। का और खा के मध्य करार है। तो 137 का हो जाएगा 0, ऑप्शन सी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अनुप्रमाणित शब्दावली से अभिप्रेत है। तो 138 का यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह है सी, दो या अधिक साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित, ऑप्शन सी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत 5000 रुपये खा को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह गा, घा और चा की स्वीकृति पर विवाह करेगा। चा की मृत्यु हो जाती है, खा गा और घा की सहमति से विवाह कर लेता है। तो यहाँ 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है विवाह वैध है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 में कह रहा है कि कपट पूर्ण अंतरण परिभाषित है। तो 140 का सी, धारा 53 की संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित है। चलिए, लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो 141 का ए, 23, बाकी यह सब आपराधिक मामलों से संबंधित हैं। चलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्वीकृति एक सह अभियुक्त विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है। तो 142 का बी, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और 42 में हम देख लेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो माफ़ कीजिएगा, यह 43 नंबर क्वेश्चन था। तो 43 का जो सही आंसर है वह है यहाँ ए। आप इस सूची को मिला लीजिएगा और मुझे लग रहा है इसके बाद भी एक सूची है। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि
जो कोई भी कूटकरण करता है अथवा जानबूझकर भारतीय सिक्कों के कूटकरण की प्रक्रिया का कोई कार्य करता है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 52 232 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है। तो 144 का जो सही आंसर है वह है 10 वर्ष की कैद और जुर्माना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 145 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो यहाँ पर मिलाना संभव नहीं होगा, क्वेश्चन बड़ा होने के कारण ऑप्शन आगे पीछे है। तो 145 का हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है जो वह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 46 में कह रहा है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है, तो 146 का हो जाएगा सी, 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माना या दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 147 में हम देखेंगे कि 147 में लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध में कहा गया है कि एक अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा तथा बचाव के लिए शपथ कर साक्ष्य दे सकता है। तो 147 का ऑप्शन होगा बी, धारा 112 315 में 47 का बी। 48 में एक कारण और कथन दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि जहां अभियुक्त व्यक्ति के दोषी होने का अभिवाचन किया है और अभिवाचन पर दोष सिद्धि किया गया है वहां कोई अपील नहीं होगी। कारण, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दोषी होने का अभिवाचन करता है दोष सिद्ध किए जाने पर व्यथित नहीं हो सकता। तो 148 का ए होगा, ए आर दोनों सही और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 149 का डी, धारा 2 की उपधारा 10 अंतःकालीन लाभ, बाकी यह सारे सम्मिलित हैं। तो हम लोग धारा 2 की उपधारा 5 विदेशी न्यायालय से संबंधित है, धारा 2 की उपधारा 6 विदेशी निर्णय से और धारा 2 की उपधारा 11 विधिक प्रतिनिधि से संबंधित है। यह दीवानी प्रक्रिया संहिता के। चलिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री कितने समय तक निष्पादित नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर होगा 3 माह तक, ऑप्शन सी। तो मित्रों, यह थे 150 मॉडल पेपर के कुछ प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। और एक बार फिर से डिस्क्लेमर ये है कि यह पेपर राय सर के द्वारा बनाया गया है और उनकी ही एकेडमी का यह पेपर है। इसमें ISPCS एकेडमी का कोई श्रेय नहीं है। तो आप चैनल पे बने रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए जो PCSJ की 12 फरवरी को परीक्षा देने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।